हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स सुबह में, और जैसा कि मैंने बताया इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था सुबह में, जिसके कारण वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। सुबह में जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से जो है वहीं से शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, सेम क्लास हमको वापस से लेना पड़ता है, कोई बात नहीं उसके लिए, है ना, हम तैयार हैं। तो अब ज्वाइन कीजिए जल्दी से, वापस से वही क्लास हम लोगों को लेना होगा, है ना, जो सुबह में पढ़े थे, जो हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो वही क्लास हमें वापस से लेना है ना, वही क्लास हमें वापस से लेना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें वापस से लेना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चुका था पहले ही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डील कर रहे थे हम लोग आज सुबह में, लेकिन डील करते करते क्या हो गया, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होने के कारण और डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक से, और अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर वापस से वो हमारा क्या हुआ, ये नहीं हो पाया, आपका वापस से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, है ना। फिर अभी हम लोग इसको वापस से देखेंगे। तो ज्वाइन कीजिए जल्दी, फटाफट ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। ओके, ज्वाइन कीजिए, आ जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा, मान लेते हैं ये रिएक्टेंट हमने लिया है ना, ये रिएक्टेंट है, इससे हमारा ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, रिएक्टेंट से ये हमारा प्रोडक्ट बना, तो हम इसमें रेट कैसे निकालेंगे। तो रेट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें रेट बराबर क्या हो जाता है हमारा, रेट बराबर हो जाएगा माइनस डी, ये आर हम लोग लेंगे, और डी टी, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा के इंटू किसका निकाल रहे हैं, इस रिएक्टेंट का निकाल रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट, और कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ 1 देंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या दिया था, यहाँ पे 0 दिया था, है ना। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमने क्या दिया, 1 दिया। अब इसके ऊपर 1 है तो कुछ मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, सिंपली वो आर ही रह जाएगा। तो ये कैसे रह जाएगा आपका, माइनस डी आर बटे डी टी इक्वल टू के, और ये रह जाएगा आपका आर, है ना। तो 1 को हम लोग लिखें या नहीं लिखें बराबर है, एक ही चीज है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी आर बटे, ये आर को इधर लेके आए माइनस के, है ना, माइनस के, और ये हो गया डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा उसको देखेंगे। इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ln, है ना, इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा ln r, है ना, ln r, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस आई। तो ये हमारा आई क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ये आई क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, और जब आई आता है मतलब ये सी, और सी मतलब हो गया कि ये इंटरसेप्ट कर रहा है आपके जो वाई एक्सिस को है, कहीं पे किसी एक जगह पे उसको कट कर रहा है ना, वो वैल्यू हो जाएगा आपका आई। ठीक है, और माइनस मतलब ग्राफ आपका उल्टा चलेगा, है ना, सीधा नहीं चलेगा, ग्राफ आपका उल्टा चलेगा। तो ये अगर हम इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पर आई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर हम लोग लिख सकते हैं कि एट टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 सेकेंड था तो हमारा आर इक्वल टू क्या था, R0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनिशियल कंसेंट्रेशन, जब टाइम इक्वल टू 0 था, जब हमारा 0 सेकेंड में हमने स्टार्ट किया था, तभी हमारा जो आर का कंसेंट्रेशन क्या था, वो R0 था। ठीक है, तो ये R0 होने के कारण ये आर का मान R0 होगा। अब इस R0 को हम अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, ln r, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू टी, क्या हो जाएगा, किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे बात कर रहे हैं ना, इंटू 0 प्लस आई। इसका मतलब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ln r नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई। इसका मतलब आई का मान हमें मिल गया, ln r नॉट, है ना। तो ये वैल्यू को उठा करके हम इस आई में पुट करेंगे, और हमारा इक्वेशन, नया इक्वेशन क्या बनेगा उसको देखते हैं। हुआ क्या था सुबह में, हम आप ज्वाइन किया, आपको बता देता हूँ। सुबह में जो हमने क्लास किया था वो किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, है ना, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, और जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई
तो वो क्लास हमें दोबारा लेना पड़ रहा है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे दोबारा ले रहे हैं। वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था सुबह में किसी तरह से इंटरनेट के प्रॉब्लम के कारण, है ना, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हमने फेस किया था। ठीक है, ये आपने सुबह ही देखा था। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, क्लियर है, अभी सारा चीज क्लियर है, बोर्ड पूरा क्लियर है, आपको लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी, पहले साउंड का कोई इको नहीं हो रहा है, सारा चीज अभी ठीक है। पहले आप ये हमको बता दीजिए कि सारा चीज आपको ठीक आ रहा है, कोई साउंड का इको या लाइट वगैरह किसी चीज का प्रॉब्लम हो रहा है अभी, बताइए अगर हो रहा है तो, है ना, अभी बता सकते हैं आप हमको। मैंने फिक्स किया है वो, है ना, लाइट का प्रॉब्लम वगैरह फिक्स किया है, तो सारा चीज अभी क्लियर दिख रहा है आपको, सारा चीज गुड। तो चलिए देखते हैं फिर से। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट हमने निकाला था, हमें पता है रेट हम किस तरह से निकालते हैं। तो ये माइनस डी आर बटे डी टी, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, हमारा कंजम्पशन हो रहा है। इसका कंजम्पशन किस रेट से हो रहा है, तो इस रेट से हो रहा है। तो कैसे, तो ये रेट कांस्टेंट इनटू ये आर, है ना, रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट इनटू ये आर लेते हैं हम लोग। और आर में जो ये 1 आया, कहां से आया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को डील कर रहे हैं ना, जैसे जीरो ऑर्डर को डील कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा 0 आ रहा था, उसी तरह हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को डील कर रहे हैं तो यहाँ 1 आया, है ना। उसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा, 1 है मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा। तो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर ये हो गया। अब जस्ट इसको अरेंज किए, माइनस को इधर लेकर के आए, ये आर को उधर ले गए, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है इसलिए हमको इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो डी टी को इधर लेके गए, आर को उधर ले गए, है ना। अब जब हम इंटीग्रेशन कर लिए उसके बाद क्या आया हमारा, एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। अब हमको ये आई का वैल्यू निकालना होगा कि क्या होता है आई का वैल्यू। ठीक है, तो इस आई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, एट टी इक्वल टू 0, है ना, जब 0 सेकंड पे स्टार्ट हुआ हमारा रिएक्शन, उस समय में आर बराबर क्या था हमारा, आर नॉट था, है ना, आर बराबर आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन था। ठीक है, तो इसी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी, टी के बदले में क्या हो जाएगा 0 प्लस आई, तो एल एन आर नॉट बराबर आई हो गया, है ना। अब हमको ये वैल्यू एल एन आर नॉट बराबर आई, तो आई का जो मान आया यहाँ से, इसको उठा करके हमको यहाँ पुट करना है, तो फाइनल वैल्यू मेरा क्या होगा वो देखेंगे और फिर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। ठीक है, तो ये नीचे वाला रहने देते हैं और इक्वेशन 1 को भी रहने देते हैं। ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं। तो आई का मान ये आया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ये वैल्यू आ गया हमारा एल एन आर नॉट, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो जब ये वैल्यू हमारा आ गया तो अब ये वैल्यू जो है हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और ये दिखता किस तरह से, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये एक ग्राफ है। अगर y इक्वल टू एम एक्स सी है तो आपका ग्राफ किस तरह बनता है, सी अगर है तो ये काटते हुए यहाँ पर इंटरसेप्ट करते हुए बढ़ेगा, अगर ये सी नहीं है तो 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ये माइनस है, माइनस मतलब माइनस एम एक्स है, मतलब स्लोप क्या है, माइनस है। तो इस तरह के लिए ग्राफ क्या बनेगा, जब माइनस है तो ये ऐसे घिरेगा, है ना। यहाँ पर आपका कट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो ये पार्ट हमारा सी हो जाता है। ठीक है, और ये पार्ट हो जाता है हमारा एम माइनस एम। ठीक है, और ये हमारा एक्स हो गया और ये हो गया मेरा वाई। ठीक है, ये पार्ट सी, तो इस तरह से होता है। लेकिन इसके लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एल एन आर जो है वो यहाँ पे देंगे हम, एल एन आर नॉट होगा जो सी के बदले में यहाँ इंटरसेप्ट में कटेगा, और माइनस के टी, टी क्या हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में, यहाँ टी लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में एल एन आर इधर लिखा हुआ ही है, और जो माइनस के है वो आपका स्लोप होगा जो हम निकालेंगे यहाँ पे स्लोप उस तरह से। तो ये जस्ट ये माइनस का ग्राफ होगा, अगर प्लस में आता है तो ये ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो अभी हम लोग जस्ट इसका ग्राफ को देख लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ को देखेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी पिछले बार हमने पहले बना लिया था फिर आगे गया था, इस बार ग्राफ को बना लेते हैं। ये तो इधर कौन सा गया टाइम, और y में कौन सा गया ये। ठीक है, और हमारा माइनस ग्राफ है, स्लोप ऐसे रहेगा, मतलब कि जो डिक्लाइन होगा 0, t इक्वल टू 0 में क्या होगा, ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पर कट रहा है ये वैल्यू क्या है मेरा एल एन आर नॉट, क्या वैल्यू है एल एन आर नॉट। तो ये वैल्यू जो यहाँ कट रहा है इसका मतलब जब इनिशियल टाइम इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन हमारा हाई था, क्या था एल एन आर नॉट। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया मेरा ये कंसंट्रेशन मेरा घटते गया, है ना। तो स्लोप किस तरह दिखेगा हमको, ये स्लोप दिखेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्लोप इक्वल टू माइनस क्या है हमारा के, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस के। ठीक है, तो ये आ गया
अब इसमें अगर आपसे पूछेगा कि स्लोप का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, अब ये मान डिवाइडेड बाय ये मान कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका, है ना, कि क्या होगा वैल्यू स्लोप का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इस ग्राफ के लिए हो गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुक जाता, हो सकता है आपको एग्जाम में और भी तरह का डिफरेंट तरीके से सवाल को पूछे, है ना, तो जिस भी तरीके से सवाल पूछे वहां तक हमें पहुंचना होगा, तो इसको फिर से हमें मॉडिफाई करना होगा। तो जस्ट इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके क्या करेंगे हम लोग, रेट कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें जनरली पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो उस तरह से पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा अपने आप को। तो रेट कांस्टेंट को एक साइड रखते हुए बाकी को उधर भेज दीजिए। तो माइनस के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन आर, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा एल एन आर नॉट, और माइनस के टी इक्वल टू हो जाएगा एल एन आर बटे आर नॉट, है ना, एल एन आर बटे आर नॉट, ये हो गया आपका एल एन आर बटे आर नॉट हो गया। अब इसको क्या कीजिए आप, माइनस के इक्वल टू 1 बटे टी एल एन आर बटे आर नॉट। देखिए माइनस इधर पड़ा हुआ है, अगर माइनस के है तो ये इस तरह से होगा, अगर माइनस को उधर ले जा रहे हैं आप, के बराबर माइनस 1 बटे टी एल एन आर बटे आर नॉट, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। या अगर माइनस को पूरी तरह से खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, 1 बटे टी एल एन आर नॉट बटे आर। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस रहता है तो ये बटे ये होगा, लेकिन अगर ये माइनस को पहले इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो नीचे चला जाता है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा किसका, के के लिए, रेट कांस्टेंट। अगर फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट पूछा जाएगा तो ऐसे निकालेंगे, 1 बटे टाइम, जितना भी टाइम के लिए बात करेगा वो यहाँ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एट टाइम टी में जो कंसेंट्रेशन आपका बचा हुआ है ना, एट टाइम टी कंसेंट्रेशन में जो बचा हुआ है वो वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला एक हो गया आपका। उसके बाद फिर इसको आप जो है मान के चलिए इक्वेशन नंबर 3 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 3 नीचे वाला मिटा देते हैं। ठीक है, इसको और एक फॉर्म में हम लेके जा सकते हैं, इसको और एक फॉर्म में हम लोग लेके जा सकते हैं। कैसे, तो हमें इसको ln जो है उसको log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू 1 बटे टी 2.303 बटे टी, और यहाँ पर हो जाएगा log आर नॉट बटे आर। ये एक वैल्यू हो गया आपका। ठीक है, अब इस वैल्यू के बाद जो है, इस वैल्यू को भी आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 4। इसको फिर रीअरेंज करेंगे। अगर हम जिस तरह से आपको बताएं कि यहाँ इंटरसेप्ट कट रहा है, सी है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर ऐसा वैल्यू को लेकर आते हैं जहां पर सी ना हो, तो वहां पर आप किस तरह से उसको लेकर के आएंगे। एक काम कीजिए, लॉग को एक तरफ लेकर के आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग आर नॉट बटे आर इक्वल टू, ये पूरा का पूरा उधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के टी बटे 2.303, के टी बटे 2.303, है ना, ये इक्वेशन नंबर 5। तो ये आपको किस तरह दिख रहा है, ये y इक्वल टू, ये क्या है आपका mx। mx कैसे आपका, तो इसको आप ओपन करेंगे, अगर इस पार्ट को अगर आप ओपन करेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये mx कैसे दिख रहा है आपको। ये अगर हमारा m है तो ये हमारा m हो गया, ये m हो गया, और ये वाला पार्ट जो है आपका x की तरह रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका x की तरह रोल प्ले कर रहा है, ये पार्ट आपका x की तरह रोल प्ले कर रहा है, और जो m है, ठीक है, तो ये m हो गया, मतलब ये स्लोप का हो गया, और ये t हो गया x डायरेक्शन। तो इस तरह की चीज में जो है आपका ग्राफ हम इसमें इजीली बना सकते हैं। कि किस तरह से बनाएंगे, ट्राई कीजिए आप किस तरह से बनाएंगे, उसी तरह का ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनेगा, माइनस ग्राफ नहीं बनेगा, यहाँ पर प्लस ग्राफ का प्लॉटिंग होगा। ये ऐसे ऐसे, x में कौन सा है आपका t ले लीजिए, y में कौन सा है आपका log आर नॉट बटे आर, ये y में है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, ये 0 से ही होगा, है ना, यहां से स्टार्ट होगा इस तरह से, और फिर जो आपका स्लोप है वो स्लोप क्या है आपका, ये स्लोप है ना, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k बटे
2.303, k बटे 2.303। कैसे निकालेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे, इतना मान आएगा k बटे 2.303। तो सिंपल है, आप ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे, ये वैल्यू पता है तो k का मान इजीली निकल जाएगा आपके लिए। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एक और ग्राफ हुआ आपका जहां पर आपने पॉजिटिव को लिया है, यहाँ पर आपने mx लिया है, यहाँ c नहीं है, है ना, mx प्लस c जो है c नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, इसलिए जब इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो 0 से स्टार्ट होगा। अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से कटते हुए उठेगा कोई एक जगह से, है ना। तो जो भी ग्राफ में दिया हुआ रहेगा उसी हिसाब से आप स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एग्जांपल में क्या है, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है आपका किसका, इथीन का। इथीन का जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो इसमें आता है क्योंकि उसमें आपका C2H4 है ना, क्या लेते हैं हम लोग, C2H4 का रिएक्शन कराते हैं किसका, H2 के साथ, और कोई भी एक आपका मेटल ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये भी गैसेस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैसेस फॉर्म में रहेगा, और ये बन जाता है आपका C2H6, ये H5 नहीं, ये H4 है, इथीन का कर रहे हैं ना, तो H4 है, C2H6 बन रहा है, तो ये भी आपका गैसेस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ कुछ भी ले लीजिए आप, निकल ले लीजिए, है ना, निकल ले लीजिए। तो हम लोग होता क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले ये हाइड्रोजन को लेते हैं, इस निकल सरफेस में एब्जॉर्ब कराते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को निकल के सरफेस में एब्जॉर्ब कराते हैं। तो कोई हम लोग उसमें मोल गिन करके उसमें एब्जॉर्ब नहीं कराते हैं, बस हम लोग एब्जॉर्ब करा देते हैं, और फाइनली इथिलीन जो यहाँ पर गैस है, ये इथीन, इसको पास कराते हैं, है ना। ये पूरा गर्म रहता है ये मेटल, फिर वहां से पास कराते हैं। जैसे ही पास कराते हैं तो हमारा इथेन बनते हुए निकलता है, वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर में कैप्चर कर लेता है और नया बॉन्ड फॉर्म करके जो अनसैचुरेशन था वो सैचुरेटेड फॉर्म में होकर के बाहर निकलता है। तो इस केस में जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा, है ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, तो आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, है ना। तो रेट जो है आपका डिपेंड कर रहा है, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो जो रेट डिपेंड करेगा वो K इंटू C2H4 पे डिपेंड करेगा। यहाँ 1 रहेगा, 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका इथीन के फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ये इसका रेट है, ठीक है। जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है सारे के सारे फिर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, है ना। रेडियो एक्टिव डीके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप दिमाग में रखेंगे। कोई डाउट, यहाँ तक में कोई डाउट बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर डाउट नहीं है तो। कोई डाउट यहाँ तक में, देखिए बढ़िया से देख लीजिए, और देखिए अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम हट जाते हैं, देख लीजिए, है कोई डाउट? है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पर क्वेश्चन कैसा होगा? ग्राफ पर क्वेश्चन आपका जैसे है कि आपको ये दे देगा इस तरह का फॉर्म, और आपसे पूछेगा कि इंटरसेप्ट एक ग्राफ आपको मतलब 4 ग्राफ बना देगा, और वो पूछेगा कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है ना। वो रिएक्शन का ऑर्डर मतलब LNRT दे देगा, और ये स्लोपिंग करके, या फिर ये वाला फ्रेम दे देगा और पूछेगा कौन सा ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो आपको ग्राफ से बताना होगा कि कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना। जब हम लोग बात करते हैं 0 ऑर्डर का तो वहाँ LNR नहीं रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ LNR है, यहाँ पर ये इसको लॉग के रूप में भी दे सकता है। अगर यहाँ पर log R दिया उन्होंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा log R0 हो जाएगा, और यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा आपका K बटे 2.303 हो जाएगा, है ना। K बटे 2.303 हो जाएगा, माइनस K बटे 2.303 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा आपका वैल्यू यहाँ ग्राफ पे पड़ा हुआ रहेगा उसी हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर है कि क्या है। 0 ऑर्डर के लिए आपका कभी भी यहाँ LN के साथ नहीं देगा, ये सिंपली आपको देगा R, है ना। सिंपली आपको यहाँ R का कंसंट्रेशन देगा, ये R0 होगा, और ग्राफ ऐसे चलेगा, है ना। तो वैल्यू से और ये से आपको जो है इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ उसको फॉलो कर रहा है। ये ग्राफ भी रहेगा तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये ग्राफ रहेगा फिर भी वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। डिपेंडेंट किस पे है वो भी पूछ सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं ये वाला ग्राफ दे दिया, है ना, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो LNR है और ये जो टाइम है
क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। इस केस में अगर हम देखेंगे log r नॉट बटे r और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ln r घटेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से घट सकता, इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कल एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा, अभी तक जो हो जाएगा वहीं तक आएगा आपके एग्जाम में, है ना, और फिर जो आपका ये है मतलब जो अभी तक हो जाएगा वही आएगा, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि कल सुबह एक और क्लास लगा दें, क्योंकि आप लोगों का बहुत कम क्लास हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग का एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, एग्जाम से बहुत पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जाम के दिन, ठीक है, कि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, कैसे करेंगे। तो हाफ लाइफ, है ना, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हाफ लाइफ होता क्या है, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन का जो हम लोग हाफ लाइफ करते हैं, तो ये हाई ओनली काइनेटिक्स, नहीं समझे आप क्या पूछ रहे हैं, ओनली काइनेटिक्स रहेगा क्या? अच्छा, टेस्ट के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए आपका ओनली काइनेटिक्स ही रहेगा, वही हुआ है ना, तो सिर्फ काइनेटिक्स ही रहेगा इस यूनिट में, है ना, सिर्फ काइनेटिक्स रहेगा। 3-4 चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपका एक छोटा सा मिनी टेस्ट ले लेंगे, सब चैप्टर को एक साथ मिला करके, मतलब जो जो कंप्लीट हो जाएगा सबको कंबाइन करके एक टेस्ट ले लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो काइनेटिक्स में जो आज तक पढ़ाया हुआ है, आज जो कंप्लीट करेंगे हम लोग, वहीं तक आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब रहेगा वहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो एक्सपेक्टेशन आपसे यही रहेगा कि आप 80% से ज़्यादा लेकर के आए, है ना, 80% से कम नहीं, ट्राई करेंगे पूरा का पूरा लेकर के आने का, जितना आपका पूछा जा रहा है वो कंप्लीट आप सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि छोटा सा पोर्शन हमने किया है कंप्लीट, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, ठीक है। तो कल सुबह जो क्लास होगा वो नहीं पूछेंगे, जो आज का जो हुआ है वहीं तक पूछेंगे, तो आप उसको रिवाइज करिएगा, जो भी आप पढ़ लिए अभी तुरंत उसको फिर आप रिवाइज करते शुरू कर दीजिएगा ना। तो हम लोग बात कर रहे थे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है आपका, तो ये जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो जब आधा हो जाए, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाए, मान लेते हैं ये हमारा रिएक्टेंट है, ये स्टार्ट हुआ मेरा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये T=0 में क्या रहा, ये पूरा का पूरा मेरा R0 रहा, और ये हमारा X रहा, मतलब X नहीं रह सकता, यहाँ 0 होगा, सॉरी X नहीं होगा ये, क्योंकि T जब 0 है तो यहाँ प्रोडक्ट एक जरा भी फॉर्म नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। T बराबर जब T आ जाएगा तो ये हमारा क्या कर सकते हैं इसमें, ये हमारा R हो गया, मतलब कुछ तो कंजम्पशन हुआ है, और ये हमारा X फॉर्म होगा। लेकिन जब T बराबर T हाफ होगा, यहाँ पर देखते हैं T हाफ क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, अगर 1 मोल से शुरू किया और आपका कंसंट्रेशन अभी बचता है 0.5 मोल, मतलब एकदम हाफ बच रहा है आपका, उसी तरह से प्रोडक्ट भी आपका हाफ ही फॉर्म होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट भी हाफ बचा, प्रोडक्ट भी हाफ फॉर्म हुआ, इसी को आप कहेंगे T हाफ, है ना। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे, उसी टाइम को हम लोग T हाफ कहेंगे, है ना। सपोज कि एक रिएक्शन हो रहा है, 1 मोल रिएक्शन शुरू किए हमने, और वो मेरा 10 मिनट के बाद जो है वो 0.5 मोल हो जा रहा है, तो मेरा जो T हाफ है वो 10 मिनट होगा। एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं जहां पर हमको उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में उस रिएक्शन को अगर हम कंसंट्रेशन 1 मोल को अगर हमारा 0.5 मोल करने में अगर हमको 20 मिनट लगता है, तो यहाँ T हाफ उस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए हो जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली हाफ जब कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो जब यहाँ पर हम लोग T हाफ लगाते हैं, तो आप अभी इमीडिएटली बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं R0/2, सिंपली लिख सकते हैं कि R0/2, और उसी समय में प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा ये भी हम लोग लिख सकते हैं, सेम चीज R0/2, सेम अमाउंट लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे y अगर लिखते भी हैं, अगर मान लेते हैं R0/2 नहीं लिख करके अगर आप y लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप लिखते हैं कि y फॉर्म हुआ, जब यहाँ पर ये आपका बचा कितना, R0/2 बचा, फॉर्म हुआ y, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0.5 मोल बचा और यहाँ पर 0.5 मोल फॉर्म हुआ, इसका मतलब सिंपली है कि y बराबर आपका R0/2 होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिएक्शन है, और सुबह में भी मैंने आपको एक इक्वेशन देकर के पूछा था कि वहां पे क्या होगा, तो
तो आपने वहां पर ट्राई किया था बताने के लिए, लेकिन वो t इक्वल टू टी में आपने बता दिया था कि r इक्वल टू एक्स होगा। मतलब यहाँ पर मान लेते हैं y रहेगा और यहाँ x रहेगा, तो आप दोनों को इक्वल कर दिए थे, है ना। जबकि दोनों वहां पर इक्वल नहीं होगा, इस केस में इक्वल होगा, इस केस में इक्वल होगा जब t हाफ रहेगा तब इक्वल होगा। t हाफ मतलब वही होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। तो अब हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि एट जब t इक्वल टू टी हाफ रहेगा तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि r का वैल्यू क्या रह जाएगा, r नॉट बटे 2। अब इसका यूज करते हुए जो आपने इक्वेशन निकाला है ना, जो आपने इक्वेशन निकाला है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो हम लोग यहाँ पर जीरोथ ऑर्डर के लिए पहले अप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करेंगे ना। पहले जीरोथ ऑर्डर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई करेंगे। तो जीरोथ ऑर्डर का जो हमारा रेट कांस्टेंट था के क्या था हमारा, के का मान हमने क्या लिखा था, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो कंसंट्रेशन बचा है एट टाइम टी में डिवाइडेड बाय हमारा टाइम था, मतलब ये था हमारा, है ना, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। ये इक्वेशन था हमारा रेट कांस्टेंट का, जो हम इसमें बात कर रहे थे आपका जीरोथ ऑर्डर के लिए। अब जब हमारा टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज होकर के टी हाफ हो गया, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट टाइम इक्वल टू टी हाफ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के इक्वल टू, यहाँ पर इसको पहले रीअरेंज कर लीजिए, यहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, या आर नॉट बटे 2 होगा, यहाँ टी हाफ होगा। टी को इधर लेके आइए क्योंकि हम लोग टी हाफ के लिए निकालते हैं, तो बेटर है कि पहले इसको अरेंज कर लीजिए इस तरह से, है ना। तो कैसे भी इक्वेशन को जितना अरेंज कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर नॉट माइनस आर और डिवाइडेड बाय के, है ना, डिवाइडेड बाय के। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, t बराबर जब एट t इक्वल टू टी 1/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए t 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 और डिवाइडेड बाय के। टी हाफ जब लिए हैं तो आर नॉट तो आर नॉट ही रहेगा, और जो हमारा आर का वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है हमारा, आर नॉट बटे 2 हो जा रहा है। अब देखिए आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2 क्या हो रहा है, ये जैसे उसी तरह दिख रहा है 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा सिंपली। तो 1 माइनस 1/2 बराबर हो गया मेरा 1/2। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लेकर के आते हैं इसको, तो ऐसे है कि ये टी हाफ है इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, आर नॉट माइनस आर नॉट बटे 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 2, और ये के हो जाएगा। तो के अब 2 के साथ ही चला जाएगा, है ना, तो इसको 2 के साथ ही कर देते हैं, दोनों नीचे में ही है, तो इंटू के हो जाएगा ये पे, ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये के साथ आ जाएगा। अब हमारा क्या हो जा रहा है, टी हाफ इक्वल टू ये 2 आर नॉट से आर नॉट गया तो क्या बच गया, ये हमारा आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k। तो ये हमारा टी हाफ फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जीरोथ ऑर्डर के लिए। जीरोथ ऑर्डर के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे, टी हाफ निकाल लिया। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए जब टी हाफ हम लोग निकाल रहे हैं तो आप देखिए इसमें क्या क्या डिपेंडेंसी है, क्या क्या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आपको। तो आपको सिंपली यहाँ पे पूछेगा कि आप बताइए इसमें कि जो टी हाफ है वो आपका जो है किस पे डिपेंडेंट है, तो ये आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन का। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन डबल करते हैं तो टी हाफ का टाइम भी डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन को आप क्या कहते हैं 4 गुना करते हैं तो टी हाफ भी आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इस चीज को कांस्टेंट मान ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन का, है ना। और दूसरा, अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन को हमने फिक्स कर दिया कि यही कंसेंट्रेशन है मेरा, रेट कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जितना रेट कांस्टेंट बढ़ेगा हमारा टी हाफ उतना घटेगा। मतलब रेट कांस्टेंट मतलब कि जो रेट का रिएक्शन ऑफ रेट को अगर हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो हमारा क्या हो जा रहा है, टी हाफ पहुंचने में कम टाइम लगेगा, है ना। मतलब हाफ ऑफ द कंसेंट्रेशन पहुंचने में हमको टाइम कम लगने लगेगा। कब, जीरोथ ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कम लगने लगेगा। तो टी हाफ आपका ये इसके डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, आपके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और अब जो है उसी तरह से जो है आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे ये टी हाफ हुआ, और टी हाफ को फिर हम लोग जीरोथ ऑर्डर में कैसे लगाएं, और जीरोथ ऑर्डर में लगाने के बाद ये वाला फाइनल इक्वेशन कैसे लें। ये सारा इक्वेशन का आपका एक जगह होना चाहिए रिवीजन के लिए, है ना, क्योंकि बार बार आपको सवाल पूछता है, आपको सीधे पूछेगा कि
जीरोथ ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमने क्या किया, इनिशियल रेट कांस्टेंट को कांस्टेंट रखते हुए, रेट कांस्टेंट को बिना चेंज करते हुए हमने इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दिया। तो टी हाफ में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इक्वल रहेगा, हाफ होगा, नन ऑफ दीज, है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो सिंपली हम जो है इसका ये वाला पार्ट को रखते हैं, ये वाला पार्ट का यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। तो इस तरह से हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरोथ ऑर्डर हो, सिंपल जो स्टार्टिंग है वो वैसे ही रहेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे 0 रहेगा जब t इक्वल टू 0 सेकंड होगा। तो t इक्वल टू t में क्या होगा, ये r होगा, तो यहाँ पर ये x फॉर्म करेगा जो कि इक्वल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही t हाफ में पहुंचेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होगा ये, और यहाँ पर ये y बनेगा। तो इसलिए y इक्वल टू ये r0/2 होगा आपका, है ना। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, r0/2। तो इसका मतलब अब ये दोनों कंसंट्रेशन हमारा इक्वल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये फॉर्म हुआ और जो हमारा इनिशियल, जो मेरा अभी बचा है रिएक्टेंट यहाँ पे, क्या दोनों इक्वल है। तो हाँ, दोनों इक्वल है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका रेट कांस्टेंट का क्या इक्वेशन आया था, K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग, और फिर क्या आया था आपका लॉग के बाद R0/R। तो ये किसको ऊपर ले जाना है किसको नीचे, वो दिमाग में बैठा लीजिएगा R। अब आपको इजीली पता चल रहा है, ये आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। अब सिंपली देखिए, आपको फर्स्ट ऑर्डर या जीरोथ ऑर्डर ये वाला तो सेम रहेगा, लेकिन इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन होगा। अगर जीरोथ ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आप t को उधर लेके चले जाइए, फिर हम लोग k को इधर लिख रहे हैं, है ना, t को उधर लेके चले जाइए, तो t यहाँ पे चुपचाप आ जाएगा, t 1/2 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं एट t इक्वल टू t हाफ के लिए निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई यहाँ पे k आ जाएगा, k इधर पहुंच गया, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ये तो R0 है तो R0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई R की जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली है, क्योंकि R का वैल्यू अब हमारा क्या हो गया, R0/2। जब t हाफ की बात करेंगे तो R का वैल्यू हमारा R0/2 हो गया। तो यहाँ लिखिए R0/2। अब जो बटे 2 है उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, ऊपर में चला गया, ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर में चला जाएगा। तो अब ये R0 और R0 कट गया, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या आ गया आपका t 1/2 इक्वल टू 2.303/k, और log 2 का वैल्यू आपको पता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.301, है ना। तो log 2 क्या होता है आपका 0.301, है ना, 0.301। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर log का वैल्यू बैठा देंगे, ये वाला वैल्यू, तो क्या आ जाएगा t 1/2 इक्वल टू 2.30। एक चेंजेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या चेंजेस है बताइए, तो क्या चेंजेस नजर आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.301 है। अब बताइए क्या चेंजेस नजर आ रहा है आपको, क्या चेंजेस आपको नजर आ रहा है, टी हाफ में क्या चेंजेस नजर आ रहा है, आप हमको बताइए। 0.693 डिवाइडेड बाई k, है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ। अब दोनों टी हाफ को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, टी हाफ आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, इक्वल टू क्या आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई k, ठीक है, टी हाफ इसके लिए। तो जीरोथ ऑर्डर के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू क्या आया था आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2k। दोनों में कोई अंतर आपको नजर आ रहा है बताइए। इससे आपको ओनली के है नहीं, वैसे नहीं कर सकते हैं, ओनली के का बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखिए रेट जो आपका टी हाफ है वो आपका इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट का। यहाँ जो टी हाफ है उसको इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना इनिशियल कंसंट्रेशन आपका है, इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिए कितना गुना, या इनिशियल कंसंट्रेशन को घटा दीजिए कितना गुना, उसे टी हाफ में कोई चेंजेस नहीं होना है। जितना टाइम लेगा वो हाफ कंसंट्रेशन होने के लिए वो उतना ही टाइम लेगा। ये सिर्फ डिपेंड किस पे है, सिर्फ आपके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो टी हाफ घटेगा, अगर रेट कांस्टेंट घट रहा है तो टी हाफ बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं मैं। और जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या था आपका, ये डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, है ना, ये डिपेंड कर रहा है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो आपका टी हाफ, जो मतलब कि हाफ कंसंट्रेशन पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आपका रेट कांस्टेंट को बढ़ा दिया
तो टी हाफ आपका घट जाएगा, है ना, ठीक है। और ये कितना गुना घटेगा उसके लिए दिया हुआ है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर टी हाफ को हमने डबल कर दिया, मतलब रेट कांस्टेंट को डबल कर दिया, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1/2 होगा तो टी हाफ हो जाएगा हाफ। यहाँ पर अगर रेट कांस्टेंट को डबल कर दिया तो टी हाफ क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। दोनों में ये अंतर है कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं और अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट को हमने कर दिया डबल, रेट कांस्टेंट को हमने दुगुना कर दिया, है ना, डबल कर दिया रेट कांस्टेंट को, तो टी हाफ में क्या चेंजेस आ जाएगा, तो टी हाफ में हो जाएगा आपका 1/, कितना हो जाएगा, कितना घट जाएगा टी हाफ, 1/2, मतलब हाफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने डबल कर दिया रेट कांस्टेंट को तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में अगर हम लोग आते हैं कि रेट कांस्टेंट को अगर हमने डबल कर दिया तो टी हाफ क्या हो जाएगा हमारा, टी हाफ हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू, और रेट कांस्टेंट को डबल किया है तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, टी हाफ 1/4 हो जाएगा। अगर ये डबल करेंगे तो ये 1/4 घटेगा। ये अगर 4 टाइम्स करेंगे, रेट कांस्टेंट को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो ये 8 टाइम्स डिक्रीज करेगा। लेकिन इस केस में अगर रेट कांस्टेंट को डबल करते हैं तो ये 1/2 टाइम्स घटेगा, है ना। अगर इसको 4 गुना करते हैं तो 1/4 घटेगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करना है फर्स्ट ऑर्डर और जीरोथ ऑर्डर में, है ना। तो इसलिए फॉर्मूला सब लिख करके एक जगह में और बार बार जो इसको प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी मैं अभी आपको कह रहा हूँ इसको छोटे छोटे एक पेपर में जो है आप जहां पर आप पढ़ रहे हैं, जहां पर अभी नोट्स बना रहे हैं, उसके कोने में कहीं लिखते हुए जाइए, ये आपको बहुत काम आएगा, है ना। और फिर क्योंकि सिंपली सीधा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, इधर उधर घुमाएगा नहीं कि कौन किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट में कौन सा हाफ लाइफ डिपेंड करता है, जीरोथ ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का, है ना। तो ये सारा चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहां तक हम आपको एग्जाम में पूछेंगे, है ना। इसके बाद जो आर्रहनेस इक्वेशन वगैरह है वो मैं आपको कल सुबह क्लास लूंगा, लेकिन वो हम आपसे नहीं पूछेंगे। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, अभी तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट पढ़ा हमने, है ना। तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट में ये सब पढ़ा हमने। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम लोग आर्रहनेस इक्वेशन पढ़ेंगे, है ना। K = A एप्सिलॉन, है ना, AE⁻E/RT जो है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन वो हम आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। अगर पूछ भी सकते हैं तो सिर्फ व्हाट इज आर्रहनेस इक्वेशन है वो पूछेंगे। तो आर्रहनेस इक्वेशन में आपको क्या होता है, रेट कांस्टेंट K बराबर होता है AE⁻, है ना, E⁻EA बटे K लिखिए या RT लिखिए, जो लिखना है। K नहीं होगा, K यहाँ लिखे हैं तो RT लिखिए इसको, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या हो गया आपका, रेट कांस्टेंट, है ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ ए रिएक्शन, ये आपका हो रहा था कंसंट्रेशन। जो अभी हमने देखा अपने फर्स्ट ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर, टी हाफ जो भी निकला, ये हमारा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट था रेट ऑफ ए रिएक्शन के लिए। ये हमारा जो है ये हमारा कौन सा हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। तो ये आर्रहनेस इक्वेशन, ये आर्रहनेस फैक्टर हो गया। ए क्या हो गया, आर्रहनेस फैक्टर। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। हो सकता है ये सब हम आपसे पूछें। ये यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। टी हो गया टेम्परेचर। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। और फॉर्म आप लोगों को जो है वापस से जो है आपको भरना पड़ेगा, इन द सेंस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे करके आपको करना पड़ेगा। तो वो करके रख लीजिएगा, है ना। वापस से आपको पैसा नहीं लगेगा उसमें, तो आप वो करके और फिर तैयार रहिएगा। अच्छा, क्लास का टाइम फिक्स करना है आपको, ठीक है। आप ही बताइए किस टाइम को फिक्स करें, क्योंकि जैसे अभी 2 दिन छुट्टी था मेरे लिए, तो हमने आपको 2 क्लास दे दिया, ठीक है। हो सकता है ये एक्स्ट्रा क्लास हम कोई और टाइम में ले लें, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तो वो कौन सा टाइम हम फिक्स करें बताइए। सुबह का टाइम फिक्स कर दें, सुबह के टाइम को फिक्स कर दें आपका 7:10 में। अगर 7:10 में करते हैं तो हाँ ठीक रहेगा। वो एनी टाइम हम अवेलेबल नहीं रहेंगे ना, मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। और हमारा टाइम इतना ऑड करके रखा है कॉलेज में कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। मतलब कि निकलते निकलते 11:30 के आसपास हमें वहाँ पहुँचना होता है और 4 बजे तक होता है। अगर वही मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है, अभी तो फिर अभी चेंज भी होगा, जैसे ही अप्रैल महीना के 1 तारीख से फिर चेंज भी होगा टाइम। तो बेटर हम वही करते हैं आपको 7:10। लेकिन वही बात है कि ये फिर से फिक्स नहीं है, हमको कुछ दिन टाइम दीजिएगा, है ना, कि हम उस टाइम में कंटिन्यू रह पाएँ, ठीक है। 7 AM करेक्ट, क्योंकि हम सिर्फ एक क्लास नहीं ले रहे हैं, आप खुद देखते होंगे हम यूट्यूब में भी आकर के क्लास लेते हैं। हम आज मुझे ये
ये रहेगा कि आप आकर के वहाँ भी क्लास को देखिए यूट्यूब में, है ना, वहाँ भी आप सवाल कीजिए, क्योंकि वहाँ भी अब लाइव हम लेने लगे हैं, हम उस चीज़ को प्रीमियर नहीं कर रहे हैं। अब घर में कभी कोई फंक्शन रहे या कुछ भी रहे, या अगर हो सके हम अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, तभी हम वहाँ पर क्लास को अपलोड करके रखेंगे प्रीमियर करके, अदरवाइज हम ज़्यादातर अब लाइव ही रहेंगे वहाँ भी क्लास के लिए। तो आज भी रहेगा, तो आप आइएगा 7:45 में, है ना, तो उस क्लास को अटेंड कीजिए और ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो लोग भी साथ में पढ़ेंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं क्यों बोल रहे हैं हम, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत कम बच्चे हैं और बैच को रन कर रहा हूँ मैं, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट वे में रन कर रहा हूँ, है ना। तो 7:10 AM को हम रखते हैं, चलिए इसमें हम ट्राई करेंगे 7:10 AM में आपको पढ़ाने के लिए। कोई डाउट कुछ भी है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़, तो है ना, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम तब तक बोर्ड को इरेज कर देते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए, है ना, और नहीं तो फिर यहीं तक रखेंगे आज के लिए। और अभी जो है आप तैयारी कीजिए आराम से, कैंसिल होगा नहीं होगा, मान के चलिए कि अब कैंसिल नहीं होगा, है ना, कैंसिल नहीं होगा तो आप लड़ रहे हैं सबके साथ। आपका जो आपका फाइटिंग होगा ये पूरा आपका नेशन वर्क से होगा, तो इसीलिए आप जो है ट्राई करेंगे कि आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन का लेवल उतना हाई नहीं रहता है तो सबको आंसर करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस, अभी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, हर यूनिट से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरे हर यूनिट टेस्ट में अगर 80% से ऊपर आ रहा है तो आप अपना सीट फिक्स कर लीजिएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।